नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विस्फोटक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जून 2025 और इजराइल ईरान के बीच एक खुला युद्ध छिड़ चुका है। इसने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और जो हमारे पास जानकारी है वो ताज़ा हालात, इसके पीछे के जो कारण है, परमाणु जोखिम का जो एंगल है और फिर दुनिया की बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं, भारत का क्या रुख है, इन सब पर हम नजर डालेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा सुलझा कर समझें, इसके जरूरी पहलू सामने लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ताज़ा हालात क्या हैं अभी? देखिए, 20 जून को इजराइल ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, अरक और नतांज, उन पर बड़े हवाई हमले किए। साफ तौर पर उनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, जिसे वो खतरा मानते हैं। और ईरान ने भी जवाब दिया है? हाँ, बिल्कुल। ईरान ने भी तेल अवीव पर मिसाइलें दागी। खबरें हैं कि एक अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। तो मतलब आम नागरिकों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ईरान के हवास से वो तस्वीरें आ रही हैं अंतिम संस्कारों की। जी, और इजराइल में भी बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान बताया जा रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है। और मामला तब और बिगड़ गया जब इजराइल के रक्षा मंत्री ने मतलब सीधे सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की हत्या का आह्वान कर दिया। हाँ, वो बहुत ही भड़काऊ बयान था। इसने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ईरान ये कह रहा है कि हमलों से पहले ही उन्होंने अपना संवर्धित यूरेनियम और जरूरी उपकरण हटा लिए थे। अच्छा, तो उनका कहना है कि नुकसान कम हुआ है। जी, उनका यही दावा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। हो सकता है उन्हें हमले की भनक लग गई हो या फिर वो हमेशा तैयार रहते हो। दोनों ही सूरतों में ये इजराइल के लिए सोचने वाली बात होगी। और ये लड़ाई अभी भी चल रही है। हाँ, आज 7वां दिन है और धीमे होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। तो ये जो अचानक इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? मतलब तात्कालिक कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। उनका कहना है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान ने फिर से हथियार बनाने से जुड़ी गतिविधियां, जिसे वेपन्स ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं, वो शुरू कर दी थीं। तो उन्हें लगा कि ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स जरूरी है, रोकना जरूरी है। लेकिन ये तो दशकों पुरानी दुश्मनी है ना, मतलब ये सिर्फ आज की बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दशकों पुरानी दुश्मनी है। एक तरफ ईरान है जो हमास, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुटों का समर्थन करता है। हाँ, जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। जी, और दूसरी तरफ इजराइल पर भी आरोप लगते रहे हैं, जैसे ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या वगैरह के गुप्त ऑपरेशंस। और अक्टूबर 2023 वाले हमास हमलों के बाद तो स्थिति और ज्यादा मतलब विस्फोटक हो गई थी। डर से हुए कि ईरान शायद परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है और इसने सालों से चली आ रही शैडो वॉर को एक खुली जंग में बदल दिया। और यही सबसे बड़ी चिंता है, परमाणु जोखिम। इन हमलों से ये खतरा कितना बढ़ गया है? बहुत ज्यादा। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इन हमलों से ईरान का कार्यक्रम कुछ महीने पीछे चला जाए। लेकिन इसमें एक पैंच है। कई जानकारी ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमले जारी रहे और खासकर अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है और फोर्डो जैसे सुरक्षित ठिकाने को निशाना बनाता है, तो हो सकता है ईरान बदला लेने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया को और तेज कर दे। मतलब हमले का उल्टा असर भी हो सकता है। और उधर खामेनी ने भी तो अमेरिकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। जी, उन्होंने साफ कहा है कि वो नहीं झुकेंगे और जवाबी कार्रवाई की बात भी कही है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो जाहिर है पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बहुत बढ़ जाएगी। और इन परमाणु ठिकानों पर हमलों से रेडिएशन लीक का भी तो खतरा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है, लेकिन डर तो बना हुआ है। इस सब में अमेरिका और बाकी बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं? अमेरिका का क्या स्टैंड है? अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल थोड़ी दूरी बना रखी है। देखो और इंतजार करो वाला रवैया है। उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते में वो फैसला करेंगे कि इजरायली हमलों में सीधे शामिल होना है या नहीं। एहतियात के तौर पर अमेरिकी लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। और यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, यूके वो कोशिश कर रहे हैं जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्री से मिलकर तनाव कम करने और परमाणु बातचीत फिर से शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन कूटनीति फिलहाल कहीं अटकी हुई सी लग रही है। और रूस, वो तो ईरान का सहयोगी है। हाँ, रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो दखल अंदाजी न करे। अमेरिका के अंदर भी बहस चल रही है कि क्या कांग्रेस राष्ट्रपति ट्रंप को बिना मंजूरी के कार्रवाई करने से रोक पाएगी। बड़ी जटिल स्थिति है।
और इस पूरी पहेली में भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने बहुत बहुत संतुलित रुख अपनाया है तटस्थता का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पुराना स्टैंड दोहराया है, ये युद्ध का युग नहीं है, और बातचीत की अपील की है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के उस बयान से खुद को अलग रखा जिसमें इजराइल की आलोचना की गई थी। जी, ये साफ दिखाता है कि भारत दोनों ही देशों ईरान और इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बचाना चाहता है, संतुलन साधना चाहता है। और अपने नागरिकों की सुरक्षा, उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए। अब उसे इजराइल तक बढ़ा दिया गया है। वहां भी करीब 38,000 भारतीय हैं। हाँ, तो ये संतुलन भारत के लिए जरूरी भी है। ईरान से हमारे व्यापारिक और ऊर्जा संबंध हैं और इजराइल से रक्षा और तकनीक के। बिल्कुल। तो अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को देखते हुए तटस्थता ही भारत के लिए फिलहाल सबसे सही रास्ता नजर आता है। तो अगर हम सार देखें, संघर्ष बढ़ रहा है, परमाणु जोखिम गंभीर है, बड़ी ताकतें अभी इंतजार कर रही हैं या सावधानी से कदम उठा रही हैं, और भारत बीच का रास्ता अपना रहा है। जी, आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। 20 जून को यूरोपीय देशों और ईरान की जो बैठक होनी है, शायद वो कूटनीति का एक दरवाजा खोले, लेकिन दोनों तरफ से रवैया बहुत सख्त है, और इस लड़ाई का असर तेल की कीमतों पर, पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर और परमाणु प्रसार पर पड़ना तो तय है। और ये हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह की गहरी दुश्मनी इन दोनों देशों में है और जो मौजूदा तनाव है, क्या कूटनीतिक कोशिशें सच में इस टकराव को रोक पाएंगी, या फिर हम एक ऐसे क्षेत्रीय बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं जिसे शायद टाला नहीं जा सकता? ये सोचने वाली बात है।